हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स का एक टेस्ट लगा चुके हैं, अभी 3 टेस्ट और बाकी हैं। टोटल लगभग कितने क्वेश्चंस? 50 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के और 10 to 20 क्वेश्चंस किसके रहेंगे इसमें? करंट अफेयर्स के रहेंगे। तो बिना किसी देरी के फटाफट करते हैं भाई। सेकंड टेस्ट है। देखो, मुद्रा के अवमूल्यन और मुद्रा ह्रास के प्रभाव निम्नलिखित में से कौन से हैं भाई? मुद्रा के अवमूल्यन या मूल्य ह्रास के प्रभाव। इससे आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी होती है। इससे निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी होती है। इससे घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। इससे घरेलू मुद्रास्फीति में कमी होती है। तो भाई अगर मुद्रा का अवमूल्यन होगा, मुद्रा ह्रास होगी, तो निर्यात में वृद्धि होगी और आयात में कमी होगी। बात बिल्कुल सही है ना। और मुद्रास्फीति उस टाइम बढ़ेगी। ठीक है, तो 2 और 3 इसका आंसर आना चाहिए। आंसर है अपना 2 और 3। पढ़ते हैं इसे। देखो, अवमूल्यन से, मुद्रा के अवमूल्यन से विदेशी वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, जिससे आयात में कमी होती है और घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, तो निर्यात में वृद्धि हो जाती है। इससे अवमूल्यन का मुख्य प्रभाव है भाई निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी। ये बात बिल्कुल सही है। और मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है क्योंकि महंगे आयात हो जाते हैं, तेल और मशीनें आदि देश से दूसरे देशों से कीमतें बढ़ के आती हैं, तो इसलिए फिर मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में अवरोही क्रम यानी घटता क्रम मांग का स्रोत रहा है भाई? सबसे ज़्यादा मांग किसकी रही है भाई? निजी उपभोग में रही है। और सबसे कम किसकी रही है भाई? निर्यात की रही है। तो आंसर क्या जाएगा अपना? सी जाएगा। निर्यात निजी उपभोग सबसे ज़्यादा, फिर सकल स्थिर पूंजी निर्माण में, फिर सरकारी उपभोग में, और फिर लास्ट में निवल या नेट निर्यात के अंदर आती है। ठीक है, देखो जीडीपी ना अपने ये इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसका फॉर्मूला है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट कंजप्शन प्लस जितना नेट एक्सपोर्ट होता है। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं तो निकल के आता है ना। तो इन सब पे डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा प्राइवेट कंजप्शन हो रहा है 55 से 60% ऑफ जीडीपी। फिर उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट ये सेकंड लार्जेस्ट है, और गवर्नमेंट कंजप्शन जो है ये थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है भाई, नेट एक्सपोर्ट जो है ये नेगेटिव में चलता है, इंडिया का चल रखा है। ठीक है, ये देखो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जो एक्सपोर्ट है वो -21.9% है, प्राइवेट कंजप्शन 60.3% है, इन्वेस्टमेंट 30.8% है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुद्रास्फीति कॉर इन्फ्लेशन क्या है भाई? सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति के सभी खाद्येतर मदें घटाने पर, या डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति से सभी खाद्य व खाद्येतर मदें हटाने पर, और सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति से खाद्य व ऊर्जा मदें घटाने पर, और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति से खाद्य व ऊर्जा मदें घटाने पर। तो भाई सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति होती है, उसमें से फूड एंड फ्यूल और एनर्जी ये हटा देते हैं ना, तब जाके अपने पास निकल के आती है कॉर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर आंसर जाएगा भाई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, खुदरा मूल मुद्रास्फीति की गणना में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो भाई ये पूछ रहा है कि कोर इन्फ्लेशन के अंदर किसको घटाया जाता है, किसको शामिल नहीं किया जाता। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा था, खाद्य और पेय पदार्थ को, ईंधन और प्रकाश को, या फिर परिवहन या संचार को, वस्त्र एवं शिक्षा को। तो भाई इसमें 1 और 2 आना चाहिए, क्योंकि अपने पास यही ऊर्जा और उसके बारे में बात कर रहे थे ना, खाद्य के बारे में। तो 1 और 2 यानी आंसर अपना ए जाना चाहिए। देखो, कॉर इन्फ्लेशन का अर्थ होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, जैसे कि सीपीआई में फूड और फ्यूल को घटा दिया जाए। ये दोनों घटक अत्यधिक अस्थिर होते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन के लिए स्थिर माप चाहिए होता है, इसलिए कॉर इन्फ्लेशन को सीपीआई में से खाद्य और ऊर्जा को निकालकर मापा जाता है। क्लियर। देखो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, कितने प्रकार की इन्फ्लेशन है भाई यहाँ पे? लो इन्फ्लेशन, गैलोपिंग, हाइपर इन्फ्लेशन, बॉटल नेक इन्फ्लेशन और कॉर इन्फ्लेशन। और कॉर इन्फ्लेशन के बारे में
देखा है कि इन्फ्लेशन माइनस इन्फ्लेशन ऑफ फ्यूल एंड फूड प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मूल्यह्रास, करेंसी डेप्रिशिएशन किस प्रकार से निवल निर्यात यानी नेट एक्सपोर्ट की वृद्धि को प्रेरित करता है? निर्यात लागत में कमी करके या आयात लागतों में कमी करके? अगर अपन को नेट एक्सपोर्ट में वृद्धि करनी है तो क्या करेंगे भाई, इसके अंदर निर्यात लागतों में कमी करेंगे तभी शायद नेट एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो आंसर जाएगा 1 ओनली। पढ़ते हैं इसके बारे में। जब घरेलू मुद्रा अवमूल्यित होती है तो देश की वस्तुएं विदेशी बाजार में सस्ती हो जाती हैं, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अवमूल्यन से आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, जिससे आयात में कमी आती है। यह निवल निर्यात बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन कीमतें घटती नहीं हैं। कोई भी ऐसा कारक जो मुद्रा के मूल्य को बढ़ाता है वह निवल निर्यात को प्रभावित करता है। जब किसी देश की मुद्रा मजबूत होती है तो उस देश की वस्तुएं अन्य वस्तुओं के अन्य देश के लिए महंगी हो जाती हैं भाई। जब किसी देश की मुद्रा कमज़ोर होती है तो उस देश की वस्तुएं अन्य देशों के लिए सस्ती हो जाती हैं। इसलिए कोई भी चीज़ जो मुद्रा के मूल्य को बदलती है वह देश की वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी, बेरोजगारी और मूल्य स्तर को प्रभावित करती है। तो ये मुद्रा डेप्रिशिएशन वाला फॉर्मूला है ना, ये चाइना बड़ा अपनाता है जब इसको अपना माल दूसरे देशों में निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा व्यय में कमी के कारण निजी निवेश व्यय में संकुचन को क्या कहते हैं? संकुचन को क्या कहते हैं भाई? बहिर्गमन कहते हैं या अंतर्गमन कहते हैं या निवेश बढ़ाना कहते हैं या डंपिंग कहते हैं? यार इसको बोलते हैं बहिर्गमन, क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट तब होता है जब सरकार अधिक ऋण लेती है यानी डेफिसिट स्पेंडिंग करती है, जिससे बाजार में ब्याज दरें बढ़ती हैं। इससे निजी क्षेत्र के लिए ऋण महंगा हो जाता है, परिणाम स्वरूप निजी निवेश घट जाता है। क्राउडिंग इन, जब सरकारी खर्च निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है, ये विपरीत स्थिति है भाई। पंप प्रीमिंग क्या होता है भाई? मंदी के समय सरकार द्वारा खर्च बढ़ाना ताकि अर्थव्यवस्था को गति मिले। डंपिंग क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी वस्तु को विदेश में बहुत कम कीमत पर बेचने को कहा जाता है, तो उसे डंपिंग कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? रक्षा, पुलिस आदि पर योजनेत्र व्यय बढ़ाना मुद्रास्फीति को रोकने के लिए। ओके, निर्यात में अधिक सहायक यानी सब्सिडी प्रदान करना, बचत और सावधि जमा पर ब्याज दरों में वृद्धि करना, आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR में कमी करना। तो मुद्रास्फीति को रोकना है तो सरकार कौन सा कदम उठाएगी भाई? इसमें बचत और सावधि जमा पर ब्याज दर में वृद्धि करती है भाई। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इससे सरकारी खर्च बढ़ेगा। इससे मुद्रा और मांग और मुद्रास्फीति दोनों बढ़ सकते हैं भाई। अगर नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस पुलिस पे अगर को बढ़ाएंगे इसको तो सरकारी खर्च बढ़ेगा, जिससे मांग और मुद्रास्फीति दोनों बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई। प्रोवाइडिंग मोर सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट्स, अगर निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए मांग में वृद्धि होगी तो मुद्रास्फीति भी बढ़ जाएगी। इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, इससे लोग खर्च की बजाय बचत को प्राथमिकता देंगे, जिससे मांग में कमी आएगी और मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। रिडक्शन इन द कैश रिजर्व रेशियो CRR घटाने से बैंकों के पास अधिक ऋण देने के लिए पैसा होगा, जिससे बाजार में तरलता और मुद्रास्फीति बढ़ सकती हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में लगभग 40.27% संयुक्त भार वाले 8 प्रमुख कोर उद्योगों के आधार पर वर्ष सूचकांक में संशोधन किया है। 8 प्रमुख उद्योगों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो भाई कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, रबड़ उत्पाद और सीमेंट। भाई कौन सा शामिल नहीं है उद्योगों में? तो इसमें शामिल नहीं है भाई रबड़ उत्पाद। 8 प्रमुख उद्योग भारत के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT
द्वारा परिभाषित ये 8 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का लगभग 40.27% भार साझा करते हैं। कौन कौन से भाई? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत। इनका महत्व क्यों है भाई? ये उद्योग बुनियादी संरचना और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। इनकी वृद्धि का सीधा प्रभाव जीडीपी, रोजगार व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों पर पड़ता है। सरकार और नीति निर्माता IIP कोर सेक्टर ग्रोथ को देखकर आर्थिक नीति तय करते हैं। ठीक है भाई, ये इनका वेटेज है। इनमें ग्रोथ जो है 2024 के अंदर कितनी हुई है ये देख लेना। सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो हुई है भाई कोल इंडस्ट्री में, और सबसे कम ग्रोथ किस में हुई है भाई? ये हुई है क्रूड ऑयल में। और सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है भाई? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का। सेकंड नंबर पर किसका है भाई? इलेक्ट्रिसिटी का। देन स्टील, कोयला, और सबसे कम किसका है भाई? फर्टिलाइज़र का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों MSME के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MSME में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक गतिशील सेक्टर शामिल है जो रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करता है। MSME में अल्प पूंजी लागत की आवश्यकता होती है और ये पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण में सहायता करते हैं। MSME का सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत योगदान होता है भाई। इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही लग रहे हैं, तो तीनों स्टेटमेंट ही सही हैं। देखो भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। MSME भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण गतिशील क्षेत्र है, रोजगार सृजन में अग्रणी है और भारत की जीडीपी में बड़ा योगदान देते हैं। बात बिल्कुल सही है। MSME को कम पूंजी की आवश्यकता होती है। पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देते हैं, इससे क्षेत्रीय असंतुलन कम हो जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर मौजूद समुदायों को उद्यमिता के अवसर प्रदान करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। भारत के औद्योगिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में MSME क्षेत्र निर्यात और रोजगार में अहम भूमिका निभाता है। देश में 5.93 करोड़ पंजीकृत MSMEs हैं जो 25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, और ये इकाइयाँ भारत की आर्थिक उत्पादन में महत्वपूर्ण भागीदारी रखती हैं। वर्ष 2023-24 में भारत के कुल निर्यात का 45.73% हिस्सा MSME संबंधित उत्पादों से आया, जो देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में इस क्षेत्र की भूमिका को दर्शाता है। सरकार द्वारा प्रस्तुत किए नए बजट प्रावधान इस मजबूत आधार को और सुदृढ़ करने के लिए लाए गए हैं। इनका उद्देश्य है भाई नवाचार को प्रोत्साहन देना, MSME को प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाना और इन्हें संसाधनों की बेहतर पहुंच सुनिश्चित कराना। इन उपायों के माध्यम से सरकार MSMEs को ऐसे उपकरण और सुविधाएं प्रदान कराना चाहती हैं जिनमें वे अपनी पहुंच को बढ़ा सकें और भारत की आर्थिक वृद्धि में अपना योगदान और मजबूत कर सकें। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त निधि सुविधा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के माध्यम से किसी देश की सहायता करता है? उसकी चर्चा प्राय समाचारों में रहती है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कौन अवेलेबल कराता है भाई? ये अवेलेबल कराता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। पढ़ते हैं इसके बारे में यार। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 1974 से शुरू की गई एक सुविधा है। इसका उद्देश्य उन देशों को सहायता प्रदान करना है जो लंबी अवधि की संरचनात्मक आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और जिन्हें स्थायी सुधारों के लिए समय और वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। EFF के तहत दी जाने वाली सहायता आमतौर पर 3 साल तक की होती है और नीति सुधारों पर आधारित होती है। अन्य विकल्पों की स्थिति भाई IFAD कृषि विकास में सहायता करता है। IBRD विश्व बैंक का अंग है, पुनर्निर्माण और विकास हेतु ऋण देता है। UNDP सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के कार्यों में सहायता प्रदान करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाओ। तो भाई लॉरेंज वक्र किसके बारे में बताता है? आय और संपदा के वितरण में असमानता को बताता है भाई। ठीक है। फिलिप्स वक्र क्या बताता है भाई? इन्फ्लेशन के बारे में बताता है और रोजगार के बारे में बताता है। एंजल वक्र ये किसके बारे में बताता है? ये आय और खाद्य पर व्यय के अनुपात को बताता है। लाफर वक्र कर दरें और कर राजस्व के बारे में बताता है। पढ़ के जाना इनको। लॉरेंज कर्व जो इनइक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ के बारे में। फिलिप्स वक्र जो है ये फिलिप्स कर्व ये इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है। एंजल कर्व ये बताता है इनकम एंड प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड के बारे में। लाफर कर्व जो होता है टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? यह वक्र आय और संपत्ति के वितरण में असमानता को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। कैसे कार्य करता है? यदि वक्र पूरी तरह झुका हुआ हो तो असमानता अधिक है। यदि वह 45 डिग्री की सीधी रेखा के पास हो तो वितरण समान है। उदाहरण के लिए अगर 20% जनसंख्या केवल 5% आय रखती है तो असमानता अधिक है। नेक्स्ट आता है फिलिप्स वक्र। ये क्या दर्शाता है? यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। कैसे काम करेगा? जब बेरोजगारी कम होती है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है और इसके विपरीत। प्रासंगिकता वही इसकी मौद्रिक नीति बनाने में ये उपयोगी होता है। नेक्स्ट आता है एंजल वक्र। एंगल वक्र क्या होता है भाई? यह वक्र दर्शाता है जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोक्ता खाद्य पदार्थों पर आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है। एंगल का नियम क्या बोलता है भाई? आय बढ़ने पर खाद्य पर खर्च की गई आय का अनुपात घटता है, हालांकि कुल खर्च बढ़ता है। लाफर वक्र क्या दर्शाता है? यह वक्र कर दरों और कर राजस्व के बीच संबंध दर्शाता है और यह अधिक कर दरें राजस्व घटा सकती हैं क्योंकि लोग कर चोरी करने लगते हैं और काम करना छोड़ देते हैं। और मुख्य बिंदु भाई ये इष्टतम कर होती है जिस पर सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी बचत के आय के अनुपात में वृद्धि करते हैं तो अर्थव्यवस्था में बचत का कुल मूल्य या तो घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा। इस घटना को क्या कहते हैं भाई? बहिर्गमन, अंतर्गमन या फिर मितव्ययता का विरोधाभास या फिर समृद्धि विरोधाभास। तो बचत के आय के अनुपात में वृद्धि करते हैं। ओके, बचत ज़्यादा करते हैं तो अर्थव्यवस्था में बचत कुल मूल्य या तो घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा। इस घटना को क्या कहते हैं भाई? यह मितव्ययता का विरोधाभास कहलाता है। ये पढ़ते हैं इसके बारे में। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, मितव्ययता का विरोधाभास। ये एक आर्थिक सिद्धांत है जो कहता है कि अगर सभी लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा बचाना शुरू कर दें तो समग्र मांग में गिरावट आएगी जिससे आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ जाएंगी, आय घटेगी और अंततः कुल बचत या तो घट जाएगी या स्थिर रहेंगी। यानी व्यक्तिगत रूप से बचत करना सही हो सकता है, लेकिन यदि सभी करें तो अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। क्राउडिंग आउट क्या हो रहता है भाई? सरकारी खर्च के कारण निवेश में कमी आना। क्राउडिंग इन क्या होता है? सरकारी खर्च के कारण निजी निवेश में वृद्धि। पैराडॉक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इसका मतलब क्या है? ऐसा कोई प्रचलित आर्थिक सिद्धांत है ही नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इसरो द्वारा प्रक्षेपित निम्नलिखित PSLVs में से कौन सा उसके मिशन के साथ सही सम्मिलित है? PSLV 60 स्पेडेक्स यही है भाई, यही अभी करंट में न्यूज़ में चल रहा है। नहीं मतलब करेक्टली नोट मैच है भाई, नोट मैच। तो ये तो पहला तो बिल्कुल सही है। PSLV 59 ये प्रॉप थर्ड को, ये बात भी बिल्कुल सही है। PSLV C50 ये एक्सपोसेट को, ये बात भी बिल्कुल सही है भाई। PSLV 58 ठीक है। और PSLV C57 ये DSCAR ये गलत बता रहा है। क्यों गलत बता रहा है देखते हैं भाई। देखो PSLV C60 स्पेडेक्स मिशन के बारे में, C59 प्रॉप थर्ड मिशन के बारे में। फिर आता है अपने पास PSLV C58 एक्सपोसेट मिशन के बारे में और PSLV C57 ये आदित्य L1 मिशन के बारे में।
और C56 जो है DSSAR मिशन के बारे में बताता है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया? भाई श्री गुकेश डी को, और श्री हरमनप्रीत सिंह को, श्री प्रवीण कुमार को, श्री मनु भाकर को। यार इसमें से सबको ही मिला है शायद, हाँ ये सबको ही मिला है, गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण और मनु भाकर, सबको मिला है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। जो गुकेश को मिला है चेस खेलने में, हॉकी में हरमनप्रीत सिंह को मिला है, पैरा एथलेटिक्स में मिला है प्रवीण कुमार को, मनु भाकर को मिला है शूटिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान की खोज में नवोन्मेष इंस्पायर नामक प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशन एस्पिरेशन एंड नॉलेज मानक स्कीम में कौन सम्मिलित है? भाई 19 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के स्नातक कार्यक्रम में अध्ययनरत कॉलेज छात्र या राष्ट्रीय महत्व की मान्यता प्राप्त अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अनुसंधानरत शोध छात्र या देश के कॉलेज शिक्षक, या फिर 10 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के 6 से 10 में कक्षा 6 से 10 में पढ़ने वाले स्कूली बच्चे। तो यार इंस्पायर अवार्ड तो भाई मेरे को 12th बेस में मिला था, तो उस टाइम एज थी 18-19, तो फिर 19 से 25 एज के में मिला था, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए आंसर। नहीं भाई इसका आंसर, अच्छा देखो यार इसमें ये मानक स्कीम में कौन सा सम्मिलित है? तो मानक स्कीम में भाई छोटे बच्चों 6 से 10 तक के स्कूली बच्चों को मिला है। भाई पढ़ते हैं इसके बारे में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान DST अपने प्रमुख कार्यक्रम इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च इंस्पायर के तहत इंस्पायर मानक मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशन एस्पिरेशन एंड कॉलेज योजना को लागू कर रहा है। मानक कम उम्र में प्रतिभाशाली स्कूली छात्रों का विज्ञान का अध्ययन करने और शोध करियर बनाने के लिए आकर्षित करने के अलावा उनके बीच में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने की एक अनूठी पहल है। यह योजना 10 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों और कक्षा 6 से 10 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। इंस्पायर मानक योजना हर साल देश भर में 5 लाख से अधिक मिडिल और हाई स्कूल के 10 लाख विचारों को लक्षित करती है। इनमें से 1 लाख विचार 10,000 रुपये प्रति इंस्पायर पुरस्कार के पात्र होते हैं। भाई ये विचार नहीं है, बच्चे हैं भाई, 5 लाख और 10 लाख, और इन 1 लाख बच्चों को क्या कितने रुपए मिलते हैं भाई? 10,000 रुपये प्रति इंस्पायर पुरस्कार। ठीक है भाई, इस योजना के तहत देश भर में सभी मिडिल और हाई स्कूल भाग लेने के लिए पात्र हैं और हर वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन मोड के माध्यम से 5 छात्रों के नामांकन प्रदान कर सकते हैं। नामांकन जमा करते समय स्कूलों से अनुरोध किया जाता है कि वे छात्रों द्वारा बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट के संक्षिप्त विचारों सहित सभी प्रासंगिक विवरण प्रदान करें। प्राप्त ऑनलाइन नामांकन छात्रों द्वारा दिए गए विचारों के आधार पर जांचे जाते हैं और चयनित छात्र जिला और राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को देश के प्रमुख शैक्षणिक और तकनीक संस्थानों में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। शीर्ष 60 परियोजनाओं को हर साल राष्ट्रीय विजेता के रूप में पुरस्कृत किया जाता है। DST का एक स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन इस योजना के तहत संसाधन भागीदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन या संस्थान द्वारा हाल ही में भारत विद्या परियोजना वृहत्तर भारत और नारी संवाद प्रकल्प जैसे नए पहल आरंभ किए गए हैं? इग्नू, साहित्य अकादमी या सांस्कृतिक स्रोत और परीक्षण केंद्र, या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र? तो भाई ये किसके द्वारा शुरू करी गई है? ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के थ्रू शुरू करी गई है। पढ़ते हैं इसके बारे में। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स under the Ministry of Culture and has recently launched the following new initiatives. Bharat Vidya Pariyojana focus on classical Indian knowledge system, philosophy and indigenous tradition. Vraitar Bharat aims to explore India's civilizational and cultural influence across Asia and beyond.
नारी संवाद प्रकल्प फोकस ऑन डॉक्यूमेंटिंग एंड सेलिब्रेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन अक्रॉस इंडिया कल्चर ट्रेडिशन। ठीक है भाई, ध्यान रखना इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों में से किसे एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिला है? ILO, WFP, यूनिसेफ और UNHCR। तो भाई ये मिला है UNHCR को। पढ़ते हैं इसके बारे में। ILO इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 1969 में। कितनी बार? ओनली एक बार। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो 2020 में मिला, इसको एक बार मिला है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एस इमरजेंसी फंड 1965 में सिर्फ एक बार मिला है। UNHR यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर डिफेंस, ये 1954 में और 1981 में 2 बार इसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ईस्टर आइलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये पॉलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है, ये दक्षिण अमेरिका राष्ट्र चिली का राज्य क्षेत्र टेरिटरी है। तो भाई इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ईस्टर आइलैंड के संदर्भ में। भाई इसमें स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही हैं। देखो भाई, ये पॉलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है। ईस्टर द्वीप पॉलिनेशिया क्षेत्र का एक हिस्सा है जो प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये ईस्टर आइलैंड, ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र चिली का राज्य क्षेत्र है। ये बात भी सही है। ईस्टर द्वीप चिली का आधिकारिक हिस्सा है। ये प्रशासनिक रूप से चिली के वालपरेसो क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ईस्टर द्वीप के बारे में संक्षिप्त जानकारी भाई प्रसिद्ध क्यों है? भाई मोसाई पत्थर की मूर्तियों के लिए यूनेस्को 1987 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। चिली ने 1888 में इस द्वीप को अपने अधीन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी के लुप्तप्राय पहाड़ी गोरिल्लाओं का घर है? माउंट केन्या, माउंट किलिमंजारो, नेगोरोंगरो क्रेटर और विरुंगा पर्वत। तो भाई इसमें से कौन सा गोरिल्लाओं का घर है? भाई गोरिल्लाओं का घर है विरुंगा पर्वत। देखो, पहाड़ी गोरिल्ला अफ्रीका के अत्यधिक लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक हैं। इनका प्रमुख प्राकृतिक आवास विरुंगा पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो फैली हुई हैं रवांडा में, युगांडा में और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। यह क्षेत्र अल्बर्टाइन रिफ्ट का हिस्सा है। गहन उष्णकटिबंधीय जंगलों से आच्छादित है जो पहाड़ी गोरिल्लाओं के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन और है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है? विद्या प्रवेश, निष्ठा, विद्यांजलि, दीक्षा। तो ये निष्ठा है। निष्ठा के साथ शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम करें भाई। पढ़ते हैं इसके बारे में। निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। उद्देश्य इसका क्या है? ये भारत सरकार की एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण योजना है जिसका उद्देश्य विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों को समग्र रूप से प्रशिक्षित करना है ताकि वे छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित कर सकें। विशेषताएं क्या है भाई? शिक्षकों की क्षमता निर्माण, कक्षा आधारित शिक्षण को सशक्त बनाना और NEP 2020 के अनुरूप प्रशिक्षण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूपों में उपलब्ध दीक्षा पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध है। ठीक है भाई, दीक्षा पोर्टल ये क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये एक राष्ट्रीय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य शिक्षक, छात्रों और स्कूलों अभिभावकों को शिक्षण संसाधन और प्रशिक्षण की डिजिटल पहुंच प्रदान करना है। ऑनलाइन कंटेंट और प्रमाणित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की उपलब्धता कराना है। मुख्य विशेषताएं भाई PDF, वीडियो, प्रश्न बैंक, इंटरएक्टिव मॉड्यूल्स उपलब्ध कराना। NCERT, राज्य शिक्षा बोर्ड और NIOS जैसे संगठनों की सामग्री, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल दोनों उपलब्ध कराना। निष्ठा जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी यहीं होस्ट किए गए हैं। शुरुआत इनकी 2017 में शिक्षण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आती है विद्यांजलि। विद्यांजलि एक जन सहभागिता आधारित कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाना है। उद्देश्य इसका
समाज, एनजीओ, कॉरपोरेट्स, पूर्व छात्रों व अन्य दाताओं को स्कूलों के साथ जोड़ना है। विद्यालयों को अकादमी और सह अकादमी सहायता प्रदान करना है। दो प्रमुख घटक वही स्कूल डेवलपमेंट कार्यक्रम, स्वयंसेवक विशेषज्ञ द्वारा ज्ञान कौशल समय देना। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर योगदान, भौतिक संसाधन सामग्री जैसे पुस्तकें, स्टेशनरी और उपकरण आदि देना। विद्या प्रवेश, इसका विद्या प्रवेश एक स्कूल पूर्व तैयारी कार्यक्रम है जिसे कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। उद्देश्य इसका बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा से पहले सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और भाषाई विकास में सहायता करना है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए मजबूत आधार तैयार करना है NEP 2020 के तहत। भाई इसकी विशेषताएं क्या है? अवधि भाई पहले 3 महीने का औपचारिक लर्निंग कार्यक्रम, शिक्षण, भाषा, संज्ञात्मक ज्ञान, संगीत, कला व खेल आधारित गतिविधियां इसमें शामिल हैं। NCERT द्वारा विकसित है। शुरुआत NEP 2020 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में 2021 में प्रारंभ किया है भाई। अब ये 1-2 आ गए अपने पास, क्या? कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन भाई अपने आप तसल्ली से बैठ के कर लेना। 3 आए हैं टोटल। ठीक है भाई, ये पेपर हो गया अपना सेकंड इकोनॉमिक्स का। अभी 2 पेपर और बचे हैं, फटाफट उनकी और रीडिंग लगा लेते हैं ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। और इनको मैराथन की फॉर्म में चारों के चारों एक साथ देख डालना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।